नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई है और चौंकाने वाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम तौर पर ऐसा देखा नहीं गया है कि किसी देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ घसीट कर खींचा जाए किसी दूसरे देश की सेना के द्वारा और घसीट कर ले जाया जाए, उसको कैद कर लिया जाए और वहां की सेना, वहां का पूरा तंत्र मूक दर्शक बना रहे। मैंने चेक किया है, वेनेजुएला के पास 1 लाख से अधिक सैनिक हैं, अत्याधुनिक साजो सामान भी उनके पास है। इसके बावजूद उनके राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की पत्नी को अमेरिका की सेना उठाकर ले जाती है और सेना कुछ नहीं करती है। एक अबूझ पहेली है कि ऐसा क्यों हुआ है। कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति कई तरह की बातें कर रहे हैं। तानाशाह था, ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, उसकी नीतियों की वजह से लोग भाग करके अमेरिका आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। और अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए कि अब हमारा कब्जा है वेनेजुएला पर, हम तेल का उत्पादन करेंगे, पैसा कमाएंगे और वेनेजुएला को भी रिच करेंगे, अमीर बनाएंगे। क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में अब अमेरिका ऐसे ही करेगा? एक घटना मार्च 2003 की याद आती है, जब सद्दाम हुसैन को इसी तरीके से उनका तख्ता पलट करके गिरफ्तार किया गया था और बाद में 3 साल बाद 2006 में फांसी दे दी गई थी। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल RSN सिंह साहब। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हुआ है और जो कार्रवाई अमेरिका ने की है। यूएन भी दिखावे को आलोचना कर रहा है, कई दूसरे देश सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो घटना होनी थी वो तो हो गई। तो सीधे जुड़ लेते हैं RSN सिंह साहब के साथ और उन्हीं से पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत, नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा बहुत नमस्कार धन्यवाद। और मेरा प्रणाम। और आपने सही कहा कि रेजिम चेंजेस हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा या डीप स्टेट द्वारा असैसिनेशन से देखा था और कई तरीकों से देखा है, कू के द्वारा देखा, जैसे अभी बांग्लादेश में किया गया। लेकिन ये तो एक अपने आप में एक बड़ी विचित्र ये घटना है। और एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो मेरे अपने ख्याल में ये सबसे बड़ा प्रहार है। कल को तो आपने बिल्कुल सही कहा, रशिया अगर मान लीजिए पुतिन जेलेंस्की को उठवा ले या चाइना ताइवान के प्रेसिडेंट को उठवा ले। आपने सद्दाम हुसैन का भी जिक्र दिया, इस केस में आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि उससे आपका थोड़ा मॉरल हाई आप गेन कर लेते हैं। और आपने सद्दाम हुसैन को के सिलसिले में कहा था कि ये तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ये डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको जाना जरूरी है। गद्दाफी जो कि इतना बड़ा एक मतलब अपने आखिरी कुछ सालों में उसने जो बहुत एक स्टेबल रूल दिया था लीबिया को, उसको इस तरह से ये किया कि बाद में लोग उसके साथ फुटबॉल खेलने लगे। तो है क्या सर कि आपको मैं बता दूं, ये एक नया पैराडाइम है। और इस मैं एक डिफेंस एनालिस्ट भी होने के कारण और इंटेलिजेंस एजेंसीज में
का बैकग्राउंड होने के कारण मैं इतना कह सकता हूं कि ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जो हुआ। और ये जब तक अंदर के लोग, मादुरो के अपने ही लोग इसमें शायद ये पक्का इन्वॉल्व होंगे इसमें। और बहुत दिन से ये जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वहां डेवलप किया होगा, और उस इंटेलिजेंस नेटवर्क में डेवलप करने में मादुरो के जो तमाम, जो उनके ऑपोजिशन के लोग होंगे उसमें शामिल होंगे, और उसकी कोई कमी है नहीं। जब बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रंप खुद को नोबेल पीस प्राइज चाहता है इत्यादि इत्यादि, उस समय ये मरीना कोरिना माचादो, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो उसी समय इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनको अंग सन सू ची की तरह इसको तैयार किया जा रहा है। सू ची के मामले में यह था कि क्योंकि चीन एक पड़ोसी था म्यांमार का, तो वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो बिल्कुल बैकयार्ड में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेनेजुला जो है, इसलिए वहां पर ये सफल हुए ये करने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके दर्शकों को कि इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाइए, ये है क्या, मामला क्या है। जी जी। मामला मामला ये है सर कि बात मैं शुरू करूंगा 1959 के क्यूबन रिवॉल्यूशन से, क्यूबन क्रांति से। और वहां सत्ता पलटी, और उसके बाद बे ऑफ पिग्स क्राइसिस, इसके बारे में आपने सबने सुना होगा। और सोवियत यूनियन का उस इलाके में काफी वर्चस्व था। तो ये जितने लैटिन अमेरिका और बहुत सारे साउथ अमेरिकन देश जो है, वो इसके जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था उससे काफी प्रभावित थे। और जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ 90s के 80s के अंत में, तो उस समय जो वो रीजन जो था उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उस रीजन मतलब जो इस तरह के जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वहां पे थे, और उनमें से एक बाद में ह्यूगो चावेज भी आया, जो वेनेजुला का प्रेसिडेंट था। और 99 में 99 में उसने सत्ता संभाली, और 2013 में उसकी मृत्यु हो गई। मुझे याद है कि चावेज बाद में उसको कैंसर हो गया था, और वो जगह जगह भाषण देता था कि देखिए ये ना अमेरिकन कुछ कर रहे हैं। ये अर्जेंटीना के भी जो प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने कैंसर का कुछ पता नहीं क्या कुछ बीमारी फैलाई है, इस तरह से। ब्राजील की जो रॉबर्ट डी लूला, इस तरह का उसने कई कई इल्जाम लगाए थे। और 2002 में जॉर्ज बुश ने इसको भी हटाने की कोशिश की थी। ठीक है। 2003 में चावेज ने इसको एक्सपेल कर दिया था, जो अमेरिकन एम्बेसडर था। और 2019 में तो मदुरो ने बिल्कुल मतलब अपने टाइज जो है वो तोड़ दिए थे यूएस के साथ। और फिर ट्रंप ने भी कहा कि जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसमें जुआन गुआर्ट्स जो थे उनको उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करते हैं इत्यादि। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या थी कि जब सोवियत यूनियन का जब डिसॉल्व हो गया, फिर चाइनीज का इनरोड्स बढ़ गया धीरे धीरे धीरे। तो चाइना जो है इस रीजन में आने लगा। उसके ताल्लुकात चिली, पेरू, बोलिविया, अगर आप नक्शा देखें तो ये
साउथ अमेरिका के ये वेस्टर्न कोस्ट पे है। और इनका ड्रिफ्ट यहां तक हो गया था चाइना के तरफ कि ये सब मेंबर बन गए थे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक के, AAIB के, जो कि चाइना के द्वारा नियंत्रित है। और इनका जो इंटीग्रेशन था चाइना और लैटिन अमेरिका का वो दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा था। अब ये एक बहुत चिंताजनक समस्या थी अमेरिका के लिए कि उसके बैकयार्ड में चाइना इस तरीके से अपना वर्चस्व जमा रहा था। और इसलिए ये दोनों के लिए एक चुनौती थी। अगर अगर अमेरिका, जी आप देख रहे हैं ना ये जो चिली, पेरू और बोलीविया, जी हाँ, जी ठीक हाँ। है सर, तो ये सारे इलाके में इनका ये था। और ये इस तरह का फोरेज जो चाइना के द्वारा था, स्ट्रेटेजिक फोरेज, तो वो एक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई थी कि अगर वो इसको इसको नहीं रोक पाते तो एक तरह से उनके उनके भी एक सामरिक मात होती, मतलब इट वुड हैव अमाउंटेड टू अ स्ट्रेटेजिक डिफीट फॉर द अमेरिकन्स। और ये चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा एक चुनौती है कि आप जब अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने की कोशिश किए तो आप इतनी बुरी तरह चेकमेट हो गए कि आप कुछ नहीं कर सके। और अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था, जिसके कई कंपोनेंट्स थे, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो मुनीर मियां ने तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब एक तरह से खात्मा ही कर दिया है। इट हैज बीन रोल्ड बैक ऑलमोस्ट। भट्टा बैठा तो दिया। जी जी, और इसीलिए मुनीर को वहां बैठाया गया है पावर। उसी तरह से यूनिस मियां ने चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेट को सील कर दिया है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने के लिए बहुत से अरकन आर्मी और ये सब तैयार की गई है, लेकिन अभी वहां पे चाइनीज फिर जबरदस्त तरीके से वो आ गए हैं फिर बैक इन कंटेंशन, और उसको किसी तरह से वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी बंद नहीं हुआ है। तो ये एक तरह के जो चाइना के जो एक्सपैंडिंग बढ़ते हुए जो फुटप्रिंट्स थे, उसको एक मतलब एक रोकना एक चुनौती थी। और खास करके जैसा कि मैंने कहा कि अगर लैटिन अमेरिका में हो तो ये तो और भी बड़ी चुनौती थी यूएस के लिए। और कहते हैं ना चाइना का जो गो आउट पॉलिसी, मतलब अब बाहर निकलो अपने रीजनल उससे, तो उस पॉलिसी को ही चुनौती मिल गई है। अब चाइना इसको किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, किस तरह से इसको स्वीकारता है, ये भी देखने की बात होगी। और अगर आप ऐसे मुझसे पूछें तो इसका चौतरफा असर पड़ेगा। चौतरफा असर पड़ेगा क्योंकि ताइवान को लेके चाइना और एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन आपके दर्शकों को ये बता दें कि जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वेनेजुला का, आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है वेनेजुला? जी जी। महत्वपूर्ण दो दो कारणों से है। दो मुख्य कारण जो है इसके, उसका एक है एनर्जी और दूसरा है ज्योग्राफिक लोकेशन। आपने अभी नक्शा दिखाया था, जी जी। तो आपने देखी कि ये कितना पनामा कनाल के कितने नजदीक है वेनेजुला जो है, और वहां पे चाइना का वर्चस्व होना।
ये उसके लिए एक बहुत खतरे का सवाल था। और जब डिप्लोमेटिक टाइज जब इसके एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया था 2003 में चावेज ने, तो ये भी बता दें दर्शकों की कि सन 2000 में वेनेजुला प्रेसिडेंट भी बना था ओपेक का, और चावेज जो था वो फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट था जो कि सद्दाम हुसैन से मिला। इसको फिर 2005 में चावेज को असैसिनेट करने की कोशिश सीआईए लगातार लगा रहा था इसमें, लेकिन इनका जो बायलैटरल ट्रेड था उसमें कमी नहीं आई थी। वो एक्सपैंड कर ही रहा था। टोटल 2007 की बात करें तो टोटल ट्रेड $50 बिलियन का था। और क्यूबा, रशिया, ईरान और चाइना, इसके साथ जो चावेज के ताल्लुकात थे वो काफी नजदीकी होते चले गए 1991 और 2001 के बीच में। 2006 और 12 के बीच में देयर वाज मैसिव इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइना ने वेनेजुला को $62 बिलियन का लोन दिया था। और ये जिसको कि रीपेमेंट जो था वो ऑयल के द्वारा, उसमें प्रावधान था कि ऑयल से किया जाएगा मोस्ट ऑफ द लोन्स जो थे। आपको ये भी बता दें कि 2012 में जब इलेक्शंस हुए थे तो चावेज ने $3 मिलियन के हाउस होल्ड अप्लायंसेस अपने जनता में बांटने के लिए खरीदे थे चाइना से, जिसमें जी जी। बसेस, कार्स और ये सब और जो चाइनीज मार्केट जो था, जब बिल्कुल जब इन्होंने एम्बार्गो लगा दिया अमेरिकन ने, तो जो चाइनीज इनका तेल खरीदने लगे, तो इनका वो चल रहा था, देश चल रहा था। अब ये क्या हुआ कि जब अमेरिकन ने इसको सैंक्शंस लगाया और उसको वेनेजुला ने बाईपास कर दिया, तो उसका असर क्या होता है कि जो डॉलर जो है वो कमजोर होता जाता है। और डॉलर तो कमजोर हुआ ही है, और इसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंस था रशिया, चाइना और ईरान का वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन मुख्यतः मैंने कहा कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो वेनेजुला का है, एक तो है वो एनर्जी, लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व्स, ठीक है ना सर, इन द वर्ल्ड। 303 बिलियन बैरल्स कहते हैं इसका रिजर्व्स है। 17% मन की ग्लोबल टोटल का, ग्लोबल टोटल का 17%। और आपको इतना मैं बता दूं कि इट इज नॉट ए मार्जिनल पेट्रो स्टेट। कोई ये मार्जिनल पेट्रो स्टेट नहीं है। जब इतना बड़ा उसके पास तेल का भंडार है तो जाहिर सी बात है कि इसका आप सोचो कि ये कितना बड़ा स्विंग होगा, ये पूरी जो आपकी एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी सिस्टम है उसमें। इसके लिए आप देखें कि इसका असर भारत पर भी होगा। ऑयल मार्केट को अब अमेरिका डोमिनेट करेगा। और दूसरा मैंने आपको बोला, ये जो इसका जोग्राफिकल लोकेशन है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पनामा कनाल, वो तो है ही। तो इसके अलावा, ऑयल के अलावा, इसके वेनेजुला में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। बॉक्साइट है,
कॉटन है, आयरन है, निकल है, मोनाजाइट मोनाजाइट वाले सैंड्स हैं, थोरियम से जुड़े हुए मिनरल्स हैं। तो किसी ने कहा है, एक स्ट्रेटेजिक कमेंट्रेटर ने, कि ऑयल तो लिवर है, वेनेजुला को लेके ऑयल जो है वो लिवर है, और मिनरल्स जो है वो प्राइस है। तो ये भी इसका एक पहलू है। और आप देखिए कि वहां पे रशियन प्रेजेंस भी है सर, ऐसे मतलब रशिया के 120 मिलिट्री पर्सनल वहां पे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल वहां वहां पे तैनात है। रशियन इंस्ट्रक्टर्स जो है वहां पर इन्फेंट्री को ट्रेनिंग देते हैं। रशियन यूएवी ऑपरेटर्स वहां पे हैं, और कुछ ऑरेशनिक और कैलिबर मिसाइल्स भी वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं। और S-300 जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर रहे हैं। इन और कुछ खबरें आ रही थी कि अमेरिका अगर वो चाहे तो उनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसी को ध्वस्त कर ये रशिया उसको ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बोला कि एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मतलब बिल्कुल ये 100%, जब तक इसमें सर्टेनिटी नहीं होता है ऐसे ऑपरेशंस नहीं किए जाते हैं, और बिना आपके अंदर के लोगों की सहायता के ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आपने इजराइल में ईरान के खिलाफ कई इस तरह के ऑपरेशंस देखे होंगे, जहां पे मीटिंग के लिए गए, पूरे ये हमास के लोग वहां मीटिंग के लिए गए और होटल में ही बॉम्ब, उनके कमरे में ही बॉम्ब फटा। और ये तो जो अंदर में जो आपने अपने नेटवर्क तैयार किया हुआ है वो इसमें इसमें इस्तेमाल होता है। और आप देखिए कि ये सब जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रम्प का मुखौटा तो बिल्कुल वो स्लिप कर गया ना उसका, जब उसने कहा कि हम यहाँ के ऑयल इंडस्ट्री को हम चलाएंगे इसको, जब तक कि यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक हम चलाएंगे। तो इससे ज्यादा और क्या क्या ब्रेजन हो सकता है। लेकिन इसके तमाम पहलू हैं। पहला तो आपको मैं बताया कि ये एक जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई सिस्टम है, या ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसका असर मिडिल ईस्ट में पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने भी तो तेल बेच के ही खाना है ना। बिल्कुल। इसका 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 असर चाइना पे पड़ेगा, सॉरी, इसका असर रशिया पे पड़ेगा। स्ट्रैटेजिकली डायरेक्ट चुनौती ये चाइना का है, कि चाइना का जो सुपर पावर स्टेटस जो वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, ये भी देखने की बात है। चाइनीज किस तरह से रिटेलिएट करते हैं। क्या वो रेयर अर्थ के सप्लाई बिल्कुल बंद कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? इसका सर ब्रिक्स पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है ना, क्योंकि ब्राजील भी उसी रीजन का हिस्सा है। तो इसका बिल्कुल। इसका इसका ब्रिक्स पर क्या क्या ये पड़ेगा? तो ये तमाम तमाम चीजें हैं। और अब देखने वाली बात है कि कुछ आने आने वाले दिनों में कि क्या दुनिया इसका कुछ जवाब ढूंढती है। अगर जवाब नहीं ढूंढती है चौधरी साहब, तो हम बहुत ही, मैं एक ऐसे दौर से दौर में घुसने वाले हैं जहां पर अमेरिका का जो वर्चस्व, नहीं वर्चस्व तो था ही इनका, एक तरह का वो बिल्कुल बिल्कुल अनअसेलेबल पावर, जिसको
वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए और इस धरती के लिए। और इसका कोई ना कोई दुनिया को विकल्प ढूंढना पड़ेगा। सिंह और साहब तब ये आपने सिंह साहब आपने अभी ये कहा है कि कुछ अंदरूनी सपोर्ट के बिना इस तरह के, चाहे इंटेलिजेंस इनपुट से ही क्यों ना हो, सॉलिड ही क्यों ना हो, ऑपरेशन संभव नहीं है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वहां की उपराष्ट्रपति के साथ हम लोग वेनेजुएला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्स, इनको राष्ट्रपति के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त करने की पुष्टि भी कर दी है। तो क्या हम ये माने, और मैंने पढ़ा था ये कि जो राष्ट्रपति थे जिनको पत्नी के साथ उठाया गया, वो अपनी उपराष्ट्रपति को शेरनी कह करके बुलाते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेरनी ने ही खेल कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर के? बिल्कुल सर, आपका आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। और ये जो रॉड्रिक्स, ये तो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी ना? वाइस तो प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट थी। इसको इतने आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेना, वहां की जुडिशरी को इसको एंडोर्स कर देना, इसका मतलब कि उनकी पेनिट्रेशन हो गई थी, जुडिशरी में भी थी और प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी हो गई थी, इनकी जो भी है इनके कैबिनेट में भी हो गई थी। तो तभी तो मैं कहा कि ये बेसिकली क्या था सर, ये जो इसने अपने जो एसेट्स, मैरीटाइम एसेट्स जो डिप्लॉय किए हुए थे और बार बार वो वेसल्स को अटैक कर रहा था, तो वो क्या था कि एक तरह का वो एक सबटरफ्यूज था। मदुरो ये शायद उम्मीद लगा रहा था, या उसका ये आंकलन होगा कि कोई इन्वेजन होगा। उसने कोई इन्वेजन नहीं किया। उसने एक ये अपने दांत दिखाए जो भी थे और बस वहीं पर रुक गया, और फिर हमला जो है वो दूसरी तरीके से किया। और आजकल यही वॉरफेयर का तरीका है। अब भाई सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए तो इतने पता नहीं कितने डॉलर्स, मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े ना, तब वो जाके इराक जो है कैपिचुलेट किया, फिर वो पकड़ा गया, फिर अमेरिकी सेना। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ जहाज बाहर में घूमते रहे, अपना डिप्लॉयड रहे, बीच बीच में किसी वेसल को सिंक कर देते थे, बीच बीच में ये धमकी दे देता था कि हम चढ़ाई कर देंगे। वो सरप्राइज, वो डिसेप्शन का एक हिस्सा था, जो कि वॉरफेयर में जिसका बहुत अहम भूमिका होती है। और बाद में उसने अपने जो उसके लोग थे, एकदम इसको आप कहिएगा तो इसी को आप अगर बोले तो ये एक तरह से का सर्जिकल स्ट्राइक था। ये बिल्कुल घुसा, अंदर जो लोग थे उनकी मदद से वो गया। कोलैटरल डैमेज हुआ, ऐसा नहीं है, कोलैटरल डैमेज थोड़ा हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है, और उठा के ले गया। अब जब तक इसके पर्सनल जो मादुरो के जो पर्सनल सिक्योरिटी जो थी, उसमें अगर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए थे, या मुझे तो लगता है कि सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, तब तक ये संभव नहीं था। बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त के बिना। अब आप ये बताइए कि 1 लाख सेना, और सेना प्रतिकार ही ना करे, कोई कार्रवाई ही ना करे, और आराम से अमेरिका के डेल्टा सैनिक आए और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा करके ले जाएं, कहीं कोई पत्ता ही ना हिले, ये कैसे संभव है साहब? देखिए, हम लोग बार बार ये
दो तीन उदाहरण है, मतलब अलग अलग, लेकिन जैसे वो एंटेबे रेड जो हुआ था इजरायली के द्वारा, वो अपने आप में एक ऑपरेशन था। वहां पर किस तरह से डिसेप्शन इन्होंने मेंटेन किया, किस तरह से अंदर आए, कैसे, मतलब एक ये प्रिसाइज ऑपरेशन था ये। उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन वाला, अब ओसामा बिन लादेन वाला मैं आपको नॉट 100%, 500% आई कैन टेल यू कि वो ऑपरेशन बिना पाकिस्तानियों के मदद के नहीं हो सकता था। उसको ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था अमेरिका के नॉलेज में, और फिर उन्होंने उसको बिट्रे किया, और ओबामा जो है वो अपना पूरा पॉलिटिकल जो माइलेज है, माइलेज वो ले गया उसको। तो उसी, अब ये तो कभी खुल के नहीं आएगा कि कौन कौन लोग मिले हुए थे उसमें, कौन पूरी फौजी उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री के लिए भी एक समस्या हो गया था, और उसको हैंडओवर भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनके जिहादी तंजीम उनसे ये हो जाते। और अमेरिकन कह रहे थे कि इसको रखो अभी थोड़े देर, हम बड़े एक ऑपरेशन करेंगे अच्छा से, ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन होगा। तो उसी तरीके से यहां भी हुआ है। अब आगे जब डिटेल्स आएंगे, बहुत सारा इसमें इसका विश्लेषण होगा, तो ये सब कुछ उभर के आएगा कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस किया गया, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन आपको इतना मैं कह सकता हूं कि पेनिट्रेशन वेनेजुला के अंदर व्यापक व्यापक होगा, और हमारे मुनीर मियां शुक्र करें कि हमने कोई इस तरह की कार्रवाई हमने नहीं की। हाँ, हमने इतना जरूर किया कि जब ये लोग शेख हसीना के प्राण के पीछे लगे, मतलब भिड़े हुए थे, तो हमने उनको वहां से, जो हमारी, जो भी हमारी वहां पे जो भी हमारे पेनिट्रेशन होगा नहीं होगा, हम उनको उठा के ले आए वहां से। सिंह साहब, अमेरिका ने दरवाजे खोल दिए बाकी लोगों के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी। किसी की शक्ल पसंद ना हो, कोई आपका यस मैन ना हो, या आपके देश में कुछ खुरापाते करवा रहा हो, तो आप ऐसा ऑपरेशन करो, उठा लो। अब अगर देखें तो इमरान खान 2 साल से जेल में सड़ ही रहा है। बांग्लादेश में यूनुस को ला करके बैठा दिया, कठपुतली को। उसका कौन सा प्रशासनिक और सरकार का अनुभव था कि उसको यहाँ ला करके बैठा दिया गया। नेपाल में हुआ ही है, इराक में जो ये हुआ था, रासायनिक हथियार बता करके सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया। सीरिया में एक आतंकवादी को राष्ट्रपति बना करके बैठा रखा है इन लोगों ने। आपको मैं बताता हूँ कुछ, ये आ, कल मैं एक आर्टिकल कर रहा था, अ टेल ऑफ टू अ टेल ऑफ टू जिहादी मेयर्स, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ममदानी और ये जो सादिक खान है लंदन का, उसके बारे में मैंने लिखा। जी जी। तो आप देखिए वहां पे ये दोनों का, वो किस तरीके से अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को किस तरह से वो कॉन्फ्लेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स से। एक 3 कुरान लेके शपथ लेता है, दूसरा सादिक खान जो है वो बकिंगम पैलेस जाता है और उससे पूछती है क्वीन की किस बाइबल पर आप लेंगे, तो कहता है नहीं मैं तो कुरान पे लूंगा। उन्होंने कहा मैं, हमारे पास कुरान नहीं है। तो उसने फिर अपना कुरान निकाला, उस पे ओथ लिया, फिर
जाते जाते वो कहे कि अपना कुरान ले जाइए, वो कहते नहीं नहीं रखिए, दूसरा भी मुसलमान आएगा तो आपको आसानी होगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि वहां से, अब देखिए आपके यहाँ रेड फोर्ट ब्लास्ट हुए, आपके यहाँ डॉक्टर मॉड्यूल ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी की थी, और फिर भी एक बिना, आपको कोई संजीदगी नहीं है, कोई कोई चिंता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है भारत के प्रति, और आप उमर खालिद को के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? आप जुडिशरी पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी व्यवस्था पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब तक कि आप सोचो कि इस तरह की दखल अंदाजी अगर अमेरिका में सब देशों में होने लगी, और दखल अंदाजी ऐसी नहीं है साहब, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जितने इस तरह से मैंने देखा है कि जो जिहादियों और डेमोक्रेट्स का वो जो रिश्ता है वो हर मतलब हर गुजरते के साल से वो ब्लॉसम कर रहा है। जिमी कार्टर के उससे शुरू हुआ, और उसी ने वो वेपनाइज किया जिहाद को सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो जिहादी तैयार किया उसमें वो भी डेमोक्रेट था। आप देखिए जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ, तो आप क्यों सोचते हैं कि वो पीरियड उन्होंने चुना? क्योंकि उस समय अमेरिका में इलेक्शन हो चुके थे, ओबामा जो है वो इलेक्शन जीत चुका था, अभी अभी टेक ओवर नहीं किया था, टेक ओवर जनवरी में किया था। एक फ्लक्स का पीरियड था, एक अनसर्टनिटी का पीरियड, और सबको मालूम था कि ओबामा की प्रोक्लिविटीज क्या है। ये तो इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रूक है कि बिना कुछ किए, मतलब अपना ऑफिस अभी प्रेसिडेंट बना और नोबेल प्राइज ले लिया। ये इतना 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 बड़ा इंटरनेशनल क्रूक है। इस आदमी ने, आपने सीरिया की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने आई आई आईसिस खड़ा किया, आईसिस खड़ा करके इसने एक्सोडस करवाया तुर्की के साथ, और तुर्की के कोलैबोरेशन से एक्सोडस कराया मुस्लिम्स का, ताकि वो यूरोप को पॉपुलेट कर सके और वहां की डेमोग्राफी बदल जाए, और वो बिल्कुल लॉन्ग रन में वो इस्लामिक कंट्रीज बन जाए, ठीक है ना। तो कई ऐसे वहां की जो माफिया जो है अमेरिका की, और जो ये जितने वहां पर ये लोग हैं जो राजनीति में, दे आर बेसिकली माफियाज। किसी का ऑयल इंडस्ट्री से नाता है, किसी का वेपन इंडस्ट्री से। तो चौधरी साहब, सबसे हमें चिंता ये है कि हमारे जैसे सिविलाइजेशनल स्टेट्स का क्या होगा। हम हुए, चाइना हुआ, और भी जो मतलब सिविलाइजेशनल, अगर ये सिविलाइजेशन है, संस्कृति है कि आप जाओ और पड़ोसी देश से आप उठा के ले आओ उसको, ठीक है ना, तो ये कौन से दौर में हमने प्रवेश किया है, और ये दुनिया किस तरफ से जा रही है? What happens to the concept of nation states? What happens to the concept of sovereignty? What happens to democracy? और एक और बात मैं बता दूं, वो तो आप कहीं भी इलेक्शन करवाएं, दुनिया में कहीं भी इलेक्शन आप करवा लें, जो हारी हुई पार्टी है वो हमेशा कहती है कि भैया इलेक्शंस ये नहीं थे। अब कौन तय करेगा कि इलेक्शंस फेयर थे या नहीं थे? म्यांमार में अभी आप बोल रहे हैं, क्या करें क्या करें? या तो इलेक्शन करवाओ ही मत। किस एजेंसी के उसमें ये करें? वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि बराक ओबामा के साथ ये जॉन मैकेन था ना, जॉन मैकेन, उसके पहले एक और इलेक्शन था जो कि सब कहते हैं कि वो रिग्ड था वो इलेक्शंस। तो किसी ने अमेरिका में दखल तो नहीं दिया ना सर, बिल्कुल। वहां के लोग किसी ने अमेरिका में तो दखल नहीं किया। तो ये कौन सा ये है कि ये ड्रग डीलर था, ये फेल्ड स्टेट है, ये था, इसने लोगों को इसके, अरे लोग अगर उसके खिलाफ होंगे, लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे।
2020 में तो ट्रंप ही हार गए थे और इन्होंने नतीजे मानने से इनकार कर दिया था। हाँ? तो ये सर ये कुछ नहीं है। मैं स्ट्रेटजिक कुछ कंपल्शन समझ सकता हूं, लेकिन बाकी उसके बाद कि हम ऑयल इंडस्ट्री चलाएंगे, इसका मतलब आप ये सब सारा कार्रवाई ऑयल माफिया के ऊपर कर रहे हैं। सर कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं, जिसका कोई तेल का कुआं नहीं है। लेकिन आगे अब देखना होगा कि क्या अगर ऐसे तो कोई विकल्प ही निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, कोई किसी को भी उठवा लेगा। सर नहीं, बहुत मैं बहुत विकल्प की बात कर रहा हूं कि जो ये बैलेंस करने, जो एक मतलब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की जो कवायद चल रही है, उस पर क्या इसका असर होगा। सही, बिल्कुल सही। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, इसके पर्दे के पीछे की कहानियां बताने के लिए कि मूल मकसद एक्चुअल में क्या है। और दर्शकों को अच्छा लगा होगा ये संवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। सर। थैंक यू सर।